हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी की टीचर सावित्री श्रीवास्तव। आज मैं आपको हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 18 टोपी पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक सृंजय जी हैं। बच्चों, इस पाठ में लेखक ने एक लोक कथा का पुनर्सर्जन किया है। सामाजिक सरोकारों से युक्त ये कथा राजा और प्रजा के बीच संबंधों का ज्ञान कराती है। राजतंत्र और प्रजातंत्र के बीच के अंतर को समझने में ये कहानी बहुत ही सहायक सिद्ध होती है कि राजा और प्रजा के बीच में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, किस प्रकार से उनके बीच में रिश्ते होने चाहिए। इस चीज़ को समझाने का प्रयास किया गया है। एक नन्ही सी गौरैया के माध्यम से लेखक ने संपूर्ण मानव जाति को कर्तव्यनिष्ठ होने के लिए प्रेरित किया है। एक गौरैया और एक गौरा, ये इनका जोड़ा एक पेड़ पर रहते थे। दोनों सदैव साथ रहते थे, साथ उठते बैठते सोते जागते हंसते बातें करते थे। प्रातःकाल भोजन की तलाश में दोनों निकल जाते थे और शाम को फिर वापस आकर के एक दूसरे से बात करते और सो जाते थे। एक शाम गौरैया ने गौरी से कहा, देखो आदमी कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनता है, उस पर कितने अच्छे लगते हैं। तो गौरा ने कहा कि कपड़े पहनने से तो आदमी बदसूरत लगता है, उल्टे उसकी खूबसूरती ठग जाती है। गौरैया ने कहा, आदमी मौसम की मार से बचने के लिए कपड़े पहनता है। तब कपड़े का विरोध करते हुए गौरे ने कहा कि कपड़े पहनने से आदमी को जाड़ा घनी बरसात सहने की शक्ति कम हो जाती है और कपड़ा पहनते ही उसके हैसियत का पता भी चलता है। यानी कि बच्चों, गौरा और गौरैया के बीच में मनुष्य के कपड़े पहनने और ना पहनने के लिए बहस छिड़ गई थी। और गौरा का ये मानना था कि कपड़े पहनने से मनुष्य की हैसियत का पता चलता है। आदमी अपने आदमी में भेद करने लगता है और फिर भी आदमी कपड़े पहनकर और खुद को सिर से पांव तक ढक लेता है। और फिर गौरैया ने कहा कि आदमी के सिर पर टोपी कितनी अच्छी लगती है, तो और मेरा भी मन करता है टोपी पहनने का। इस पर गौरे ने कहा, तू टोपी कहाँ से पाएगी, टोपी तो आदमियों का राजा पहनता है। अपनी टोपी को सलामत रखने के लिए वो तो अनेकों को टोपी भी तो बनानी पड़ती है। अब तू इस चक्कर में ना पड़। ऐसा कहकर गौरे ने बात को ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन गौरैया थी जिद्दी। वो तो धुन की पक्की थी। अब उसने सोच लिया था कि वो तो टोपी बनवा के रहेगी अपने लिए। अगले दिन जब वो प्रतिदिन की तरह दाना चुगने गई तो उसने घोड़े पर एक रुई का फाहा देखा। उसने उठा लिया। टोपी का जुगाड़ मिलते ही गौरैया खुशी से पागल हो उठी। उसने गौरे के सामने रुई का फाहा रख दिया। गौरे ने समझाते हुए कहा कि तेरे जैसा तो एक बावरा था, जिसे रास्ते में एक चाबुक मिल गया तो वो घोड़ा पाने की जिद करने लगा। तो रुई के फाहे से टोपी तक का सफ़र तुझे पता नहीं कितना मुश्किलों भरा है। लेकिन गौरैया ने कहा कि उसने तो अब ठान लिया है कि वो टोपी बनवा कर रहेगी, तो वो इसके लिए कोशिश में लग भी गई। अब गौरैया रुई का फाहा लेकर पहले धुनिया के पास गई। उस समय राजा के लिए रजाई बनाने में धुनिया जो है वो व्यस्त था। राजा की रजाई बना रहा था वो, तो उसने शरीर पे फटे हुए कपड़े पहने हुआ था। तो उसने जब गौरैया उसके पास गई तो धुनिया ने गौरैया की रुई को धुनने से मना कर दिया। लेकिन गौरैया ने उससे कहा कि वो उसे पूरी मजदूरी देगी। उसने कहा कि वो आधी रुई मेहनताने के रूप में देगी। ये सुनते ही धुनिया रुई को धुनने के लिए तैयार हो गया। धुनी हुई रुई लेकर के गौरैया कोरी के पास गई। वो उसके शरीर पर भी एक फटा हुआ कपड़ा था और वो जो कोरी था वो राजा के अचकन के लिए सूत काटने जा रहा था। वो राजा का काम तो मुफ्त में कर रहा था, लेकिन तो उसने सोचा कि अब गौरैया भी मुफ्त में ही काम कराएगी, तो उसने वहाँ से भाग जाने के लिए कहा। लेकिन गौरैया ने कहा कि वो उस काम के बदले में उसको आधा सूत देगी। ऐसा सुनते ही कोरी शहर से तैयार हो गया। उसने महीन व लच्छेदार सूत काट कर दे दिया। कटा हुआ सूत लेकर गौरा और गौरैया बुनकर के पास गए। बुनकर उस समय राजा के अचकन के लिए धागा बुन रहा था, जिसे राजा के करिंदे लेने वाले थे। उन दोनों को बुनकर ने भगाना चाहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो उसके बदले में आपको हम सूत देंगे। गौरैया ने साहस देकर बुनकर, आधा तू ले ले, आधा मुझे दे दे, हमें सेत मेद का काम नहीं करवाते। इस पर तुरंत उसने बुनकर ने कपड़ा बुन करके दे दिया। आधा कपड़ा
गौरैया ने बुनकर को दे दिया और आधा कपड़ा लेकर के वो दर्जी के पास पहुंची। दर्जी उस समय क्या कर रहा था? दर्जी उस समय राजा की 7वीं रानी के 9 बेटियों के बाद जन्मे एक 10 रत्न के लिए झब्बे तैयार कर रहा था। तो दर्जी चूँकि ये काम तो बेकार में कर रहा था, यानी कि फ्री में कर रहा था, यानी कि मुफ्त में कर रहा था। उसने गौरैया को भगाने की कोशिश की तो गौरैया ने कहा कि हम बेकार में काम नहीं करवाते हैं, इस कपड़े से तू 2 टोपियाँ सिल दे, एक तू ले लेना, एक मुझे दे देना। अब दर्जी को और क्या चाहिए था? उसने बड़े मनोयोग से, बड़े मन लगा करके उसने 2 टोपियाँ बनाई। उस टोपी को और भी सुंदर सजा भी दिया और उसने फुंदने लगाए, तो यानी कि टोपी और भी सुंदर हो गई। गौरैया ने एक टोपी दर्जी को दे दी और एक टोपी वो खुद लगा करके तैयार हो गई। गौरैया ने कहा, अरे तू तो रानी लग रही है। तो गौरैया ने उससे कहा, रानी नहीं, राजा कहो, राजा। अब कौन राजा मुझसे मुकाबला करेगा? टोपी पहनकर गौरैया ने उस राजा के पास जाने का निश्चय किया जिसके लिए उसने सारा काम हो रहा था। उड़ते उड़ते वो राजमहल के कंकोरे पे जा बैठी। राजा अधनंगा होकर अपने टहलुओं के साथ, यानी अपने नौकरों से तेल की मालिश करवा रहा था। उस समय राजा का सिर नंगा था। गौरैया ने कहा, यहाँ के राजा के सिर पर तो टोपी ही नहीं है और मेरे सिर पर टोपी है। राजा ने, यानी कि गौरैया राजा को छेड़ रही थी, उसको परेशान करना चाह रही थी। राजा ने गौरैया के सिर पर इतनी सुंदर टोपी देखी तो उसकी अक्ल चकरा गई। राजा ने झट अपनी टोपी मंगवा ली, अपने सिर पर रख ली। तो गौरैया ने कहा कि मेरी टोपी में 5 फुंदरें और राजा की टोपी में एक भी नहीं। राजा को शर्म महसूस होने लगी। उसने जरा सी चिड़िया का गर्दन मसलने और पंख नोच लेने का आदेश दिया, पर सिपाही ऐसा नहीं करना चाहते थे। फिर राजा ने उसकी टोपी छीन लेने का आदेश दिया। एक सिपाही ने गुलेल से वो टोपी गिरा दी, दूसरे ने टोपी लपक कर राजा के सामने हाजिर कर दी। राजा उसे पैरों से मसलने ही जा रहा था कि उसकी खूबसूरती और कारीगरी का नया नमूना देखकर जड़ हो गया। भाई राजा ने देखा कि टोपी तो बड़ी सुंदर है और उसने कहा कि अपने मुल्क में इतनी सुंदर टोपी किसने बनाई है? राजा ने कारीगरों को खोजने का आदेश दिया। अब टोपी को तैयार करने वाले दर्जी को दरबार में हाजिर किया गया। राजा ने उससे पूछा, हमारे लिए इतनी बढ़िया टोपी क्यों नहीं बनाई? दर्जी ने कपड़ा उम्दा होने की बात कही। इसी प्रकार के जवाब बुनकर, कोरी और धुनिया ने भी दिए। क्रोधित राजा ने पूछा, तुम सभी ने हमारे लिए ऐसा काम क्यों नहीं किया? अभयदान का आश्वासन पाकर धुनिया ने कहा, महाराज, ये जो भी काम करवाती थी उसमें आधा हिस्सा दे देती थी। इसके पास कुछ भी न था, फिर भी आधा देती थी। इससे उसके काम में अपने आप नफासत आती गई। गौरैया ने कहा, राजा देख ले, इसके लिए पूरे दाम चुकाए हैं, ये बेगार की नहीं है। ये राजा तो कंगाल हो गया, इससे टोपी भी नहीं जुटती है। अब राजा को सचमुच आश्चर्य हुआ। वो सोच रहा था कि इस पक्षी को खजाना खाली होने का पता कैसे चल गया। ये अद्भुत तमाशा देखने के लिए तो लोग भी जमा हो गए थे। मंत्री ने धीमे से कहा, ये मुंहफट तो राजा की बेइज्जती करके ही दम लेगी। घबराए राजा ने तुरंत उसकी टोपी वापस करने का आदेश दे दिया। सिपाहियों ने उसकी टोपी कंगूरे की ओर उछाल दिया। गौरैया ने टोपी पहन ली और कहने लगी, डरपोक राजा ने डरकर टोपी वापस कर दी। अब राजा ने इस मुंहफट के मुंह न लगने का निश्चय किया और अपनी टोपी संभाल ली। बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है या इस कहानी के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि कोई भी श्रमिक या कोई भी मजदूर किसी भी अपने काम के बदले में वेतन चाहता है। यदि उसको वेतन नहीं मिलता है तो उसके काम में उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि वेतन ही तो जीवन का यापन करने का जरिया होता है। तो जब उसको वेतन ही नहीं मिलेगा तो वो अपने काम को ढंग से नहीं कर सकेगा। इसलिए इस कहानी में यही शिक्षा दी गई है कि किसी भी श्रमिक को उसका उचित पारिश्रमिक मिलना अति आवश्यक है। धन्यवाद।